हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अभी चल रहा है, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में 1919 ईस्वी तक के जितने भी आंदोलन और मुख्य पॉइंट थे उसको हमने कवर किया था। ठीक है, आज के वीडियो में हम 1920 से आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जालियांवाला बाग, जो कि 1919 की प्रमुख घटना थी, और रॉलेट एक्ट के बारे में पूरा डिटेल से पढ़े थे। तो आप लोग अगर पूरा वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने आधुनिक भारत को यूरोपीय के भारतीय आगमन 1498 ईस्वी से शुरू किया है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 ईस्वी में स्टार्ट किया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा, और 1922 ईस्वी में ये खत्म हो जाता है चौरा चौरी कांड के बाद। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले बात करें कि असहयोग आंदोलन का जो निर्णय लिया गया था वो कहाँ लिया गया था, तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का जो कलकत्ता विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में, इसी में असहयोग आंदोलन को करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, और इस जो अधिवेशन था कांग्रेस का, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ठीक है, तो पूछा जाए कि किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पास हुआ था, तो असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लिया गया था, तो वो हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1920। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1920, और इसमें जो अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे, और गांधी जी द्वारा स्वयं असहयोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। और पूछा जाए कि इसमें असहयोग का प्रस्ताव किनके द्वारा पेश किया गया था, तो इसमें असहयोग का जो प्रस्ताव है गांधी जी स्वयं पेश करते हैं। ठीक है, कलकत्ता विशेष अधिवेशन कहाँ, तो कलकत्ता में 1920 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे, लेकिन असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पेश किया गया था वो गांधी जी के द्वारा ही पेश किया गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1920 में ही नागपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और इसमें दोस्तों असहयोग चलाने का जो निर्णय लिया गया था कलकत्ता विशेष अधिवेशन में, इसका जो है प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो पूछा जाए अगर निर्णय कब लिया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में, और असहयोग चलाने का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो कब, तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष पूछा जाए तो विजय राघवाचार्य जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और इसका जो इसमें जो प्रस्ताव पेश किया गया था CR दास जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, CR दास, या इन्हीं को दोस्तों चित्तरंजन दास फुल फॉर्म है, चित्तरंजन दास इनका पूरा नाम था, CR दास के द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, तो पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया कहाँ, तो कलकत्ता अधिवेशन में, और प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो नागपुर अधिवेशन में और कांग्रेस के, और इसमें दोस्तों अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य, और इसका जो प्रस्ताव पेश किया गया था CR दास जी के द्वारा। ठीक है, और जब निर्णय लिया गया था उस समय प्रस्ताव पेश किया गया था गांधी जी के द्वारा, और जब प्रस्ताव पारित हो जाता है उस समय CR दास जी के द्वारा। तो एकदम अगर आपको क्वेश्चन घुमाए और ज़्यादा डीप पूछे तो इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जैसे ही प्रस्ताव पारित हो जाता है असहयोग आंदोलन का, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है। तो पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किनके द्वारा किया गया था, तो गांधी जी के द्वारा, और कब शुरुआत हुआ था, तो 1 अगस्त 1922 ईस्वी को। ठीक है, और इसी दिन एक बहुत ही दुखद घटना होती है, बाल गंगाधर तिलक जिनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तिलक जी की मृत्यु जो असहयोग आंदोलन के स्टार्टिंग दिन ही हो जाती है। तो पूछा जाता है कि किनका, भारत के कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर आज़ादी के क्रांतिवीर थे जो कि असहयोग आंदोलन के पहले ही दिन मृत्यु हो जाती है उनकी, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान दोस्तों गांधी जी अंग्रेजों से प्राप्त 3 जो पदक थे, जो पुरस्कार थे गांधी जी को मिला था उपाधि, उसे वापस कर देते हैं। पहला उपाधि जो उनको मिला था वो था केसर ए हिंद की उपाधि। केसर ए हिंद की उपाधि ये अंग्रेज के द्वारा दिया गया था गांधी जी को। साथ ही जुलू युद्ध पदक भी दिया गया था गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा, जुलू युद्ध पदक, और बोर पदक भी दिया गया था। तो मेनली जो पूछा जाता है केसर ए हिंद की उपाधि किसे प्राप्त था अंग्रेजों द्वारा, तो गांधी जी को, और गांधी जी कब इसका त्याग कर देते हैं, वापस कर देते हैं, तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी अपने इस जो उपाधि है उसे वापस कर देते हैं। ठीक है,
तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे, अगला जो नाम है वो है जमनालाल बजाज। ये दोस्तों राय बहादुर की उपाधि को लौटा देते हैं। तो ये भी असहयोग आंदोलन के दौरान ही इन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली थी और इन्होंने दोस्तों राय बहादुर की उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा देते हैं। तो इनका भी नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी दोस्तों, जो विदेशी वस्त्र को जलाया जा रहा था उसे एक निष्ठुर बर्बादी, असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी वस्त्र, विदेशी कपड़े थे उसको असहयोग आंदोलनकारियों ने जलाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं कि कपड़ा को जलाना, जो विदेशी वस्त्र है उसको जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कई बार कि किसके द्वारा कहा गया था असहयोग आंदोलन के दौरान कि विदेशी वस्त्र को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। तो ये दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। चलिए अब अगला है दोस्तों 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 ये डेट याद रखिएगा दोस्तों। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना होती है, जिसे चौरा चौरी कांड या बोला जाता है। तो चौरा चौरी कांड जो होता है वो कब होता है? 5 फरवरी 1922 को। और कहां पे? तो गोरखपुर में। इसमें क्या होता है दोस्तों कि 22 जवानों को थाने के अंदर जला दिया जाता है। आंदोलनकारियों के द्वारा 22 जवानों को थाने के अंदर जला दिया जाता है। गोरखपुर, गोरखपुर कहां है? तो यूपी में, ठीक है, यूपी में। तो चौरा चौरी कांड की घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 में। और कई बार पूछा जाता है कि चौरा चौरी कांड की जो घटना हुई थी वो किस जगह पे हुई थी? तो गोरखपुर यूपी में, ठीक है। यहाँ पे 22 जवानों को थाने के अंदर जला दिया जाता है। जैसे ही चौरा चौरी कांड की घटना होती है, गांधी जी 12 फरवरी को क्या करते हैं? बारदोली गुजरात में एक बैठक होता है और वहां पे असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया जाता है। गांधी जी के इस निर्णय से काफी लोग निराश भी होते हैं, लेकिन गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेने का मेन कारण होता है कि चौरा चौरी कांड में जो 22 जवान मारे गए थे, तो गांधी जी को यह आभास हो गया कि अब चूंकि सिपाहियों पे, जवानों पे हमला हुआ है तो अंग्रेज चुप बैठने वाले नहीं हैं और बड़े स्तर पर आंदोलनकारियों को दमन किया जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा और फांसी दिया जाएगा। इस उद्देश्य से गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग को ये मानता है कि गांधी जी हमेशा आंदोलन करते थे और वापस ले लेते थे। तो देख, आप लोग गौर करेंगे तो गांधी जी के आंदोलन में कभी भी ज़्यादा बड़े स्तर पे फांसी नहीं हुई, किसी के साथ ज़्यादा अत्याचार नहीं हुआ। जब भी उन्होंने मौका देखा कि सरकार को मौका मिल गया है, वो लाठी या मतलब कड़े एक्शन ले सकती है, वो आंदोलन को वापस ले लेती थी और फिर से वो अपने तैयारी में लग जाते थे, ठीक है। तो देखिए, इस आंदोलन के बाद क्या होता है कि किसी बड़ी कार्रवाई नहीं होती है चौरा चौरी कांड के बाद, लेकिन 10 मार्च 1922 को गांधी जी को 6 वर्ष के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है देश में असंतोष फैलाने के जुर्म में, ठीक है। तो इसमें केवल गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है, बाकी कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं होती है। तो पूछा जाए, इससे जितना भी क्वेश्चन है सब पूछा जाता है कि गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था असहयोग आंदोलन के बाद, तो 10 मार्च 1922 को। मेनली जो चौरा चौरी घटना है, इसका जो डेट है वो आपको याद होना चाहिए। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड समाप्त हुआ था और 1922 ईस्वी में 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया जाता है गांधी जी के द्वारा। और कहां लिया गया था? तो बारदोली गुजरात में, बारदोली गुजरात में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए अब बात करेंगे स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, अब जैसे आप लोग को बताए हैं कि जैसे गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं तो बहुत सारे लोग गांधी जी से नाराज हो जाते हैं और कांग्रेस के अंदर ही एक अलग पार्टी का, मतलब वो अलग, कांग्रेस से ही अलग होके स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये स्वराज पार्टी का गठन कब होता है? तो कांग्रेस का गया अधिवेशन होता है। गया आप लोग जानते ही हैं, बिहार में ही है, और कांग्रेस का जो तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये अधिवेशन। तो कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में होता है। वैसे इससे पहले भी 1912 ईस्वी में बिहार के बांकीपुर पटना में पहला अधिवेशन। तो पूछा जाए कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में कब हुआ था? तो बिहार में पहला जो हुआ था दोस्तों 1912 ईस्वी में पटना में, ठीक है। और पटना के बांकीपुर में पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार कांग्रेस का जो गया अधिवेशन होता है वो 1922 ईस्वी में। और आप लोग जानते हैं कि 1922 ईस्वी में ही क्या होता है? असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो जाती है। अब चूंकि असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था, तो कांग्रेस का जो गया अधिवेशन था, इसमें इसके अध्यक्ष रहते हैं CR दास जी।
इसके अध्यक्ष हैं CR दास जी, इसको भी याद रखेंगे। तो इसी अधिवेशन में इनके जो अध्यक्ष हैं CR दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों दोस्तों कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। क्या करते हैं? कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और ये लोग जो है वो नाराज रहते हैं गांधी जी से, क्योंकि गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं चौरा चौरी घटना के बाद। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों CR दास और मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं? कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद दोस्तों 1 मार्च 1923 को स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। तो पूछा जाए स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1 मार्च 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है और इसके जो गठन करते हैं तो इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो CR दास जी बनते हैं और वहीं बात करें महासचिव जो बनते हैं वो मोतीलाल नेहरू जी। तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1 मार्च 1923। काफी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। इसके अध्यक्ष और महासचिव दोनों याद होना चाहिए। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, अध्यक्ष के बदले महासचिव लिख देते हैं आदमी और महासचिव के बदले में अध्यक्ष टिक करके आ जाते हैं। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना है कि जो कांग्रेस के गया अधिवेशन में अध्यक्ष थे CR दास, वही स्वराज पार्टी का जब गठन होता है तो वही अध्यक्ष बनते हैं और महासचिव जो बनते हैं वो मोतीलाल नेहरू बनते हैं। मोतीलाल नेहरू महासचिव बनते हैं। ठीक है, उसके बाद नवंबर 1923 का जो चुनाव होता है तो 22 सीटों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में 22 सीटों पर 101 सीट पे टोटल चुनाव होता है दोस्तों, जिसमें 42 सीटों पर स्वराज पार्टी के नेताओं ने विजय प्राप्त करते हैं और बड़ी सफलता मिलती है। ठीक है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में 22 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब हो जाते हैं स्वराज पार्टी। ठीक है, उसके बाद बात करें प्रांत का जो इलेक्शन हुआ था उसमें मेनली 2 प्रांत, जैसे कि एक है मध्य प्रांत जिसमें इस स्वराज पार्टी वालों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है और बंगाल में सबसे बड़े दल बन के उभर के आते हैं। ठीक है, आपको इतना डिटेल नहीं याद रखना है, बस आपको बता देते हैं कि अगर बीपीएससी थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करती है तो आपको डिटेल से अगर पढ़े रहेंगे तो आप वहां पे करके आ जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको स्वराज पार्टी के गठन का डेट याद रखना है 1 मार्च 1923, उसके अध्यक्ष याद रखना है और महासचिव याद रखना है। ठीक है, इतना तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करें सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी स्वराज पार्टी वालों की, तो 1925 ईस्वी में क्या होता है कि विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना जाता है। तो पूछा जाता है कि किसे केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना जाता है, भारतीय पहले कौन थे, तो विट्ठल भाई पटेल स्वराज दल के ही सदस्य थे और 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल जो था दोस्तों इसके अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, कब, तो 1925 में ये भी स्वराज दल से ही आते थे। ठीक है, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे अगला टॉपिक जो कि है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA शॉर्ट फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें दोस्तों बहुत क्रांतिकारी लोग जुड़े हुए थे। इसकी जो स्थापना होती है 1924 ईस्वी में। तो पूछा जाता है HSRA, ठीक है, सॉरी HSRA नहीं है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। HSRA इसके बाद बनता है तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ आप लोग देखिए इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। ये जो है ये है HRA और इसके बाद बनता है HSRA। तो दोनों हम लोग पढ़ेंगे, पहले HRA पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, इसका जो स्थापना किया गया था 1924 ईस्वी में किया गया था। और पूछे किनके द्वारा, तो 3 लोग थे इसके संस्थापक सदस्य में। और पहला नाम है सचिंद्र नाथ सन्याल, दूसरे हैं योगेंद्र चटर्जी और तीसरे हैं राम प्रसाद बिस्मिल। योगेंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ सन्याल और योगेंद्र नाथ चटर्जी। ठीक है, योगेश चटर्जी, ये 3 लोग थे जो कि संस्थापक सदस्य हैं HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। पूछा जाता है तीनों का नाम कि इनमें से कौन संस्थापक सदस्य नहीं थे। 3 ऑप्शन में ये तीनों का नाम रहेगा, चौथा में किसी और का नाम मान लीजिए भगत सिंह दे दिया या चंद्रशेखर आजाद दे देगा और आपको ऑप्शन बोलेगा क्लिक कर कौन सा सही होगा। तो इनमें से कौन नहीं है HRA के सदस्य, संस्थापक सदस्य, तो आप भगत सिंह मार देंगे या जो इन तीनों के अलावा होगा ऑप्शन में उसे मार देंगे। ठीक है, HRA की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो कहाँ पे हुई थी पूछा जाए तो HRA की स्थापना कानपुर में हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में। संस्थापक सदस्य आप लोग पढ़ लिए। उसके बाद HRA के द्वारा क्या होता है दोस्तों, 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 डेट याद रखिएगा दोस्तों। इस दिन काकोरी नामक स्थान पर
8 डाउन ट्रेन पर डकैती किया जाता है, जिसे ककोरी कांड या ककोरी ट्रेन एक्शन प्लान नाम दिया गया है नया मोदी गवर्नमेंट जी के द्वारा। तो ककोरी एक्शन प्लान जो होता है ये 9 अगस्त 1925 को होता है, जिसे ककोरी कांड या फिर काकोरी कांड या एक्शन प्लान होता है। काकोरी भी दोस्तों ये यूपी में ही एक स्टेशन है, यहीं पे इसका अंजाम दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से एचआरए के ही सदस्य थे, ठीक है। इस घटना के बाद दोस्तों क्या होता है कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लहारी, इन सभी लोगों को फांसी की सजा होती है। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दे दिया जाता है। अशफाक उल्ला खान को यूपी के फैजाबाद जिले में फैजाबाद जेल में फांसी की दे दी जाती है। फैजाबाद दोस्तों जो अभी अयोध्या है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता था, लेकिन अब अयोध्या डिस्ट्रिक्ट नाम बदल के कर दिया गया है, तो वही है फैजाबाद। और रोशन लाल की बात करें तो नैनी इलाहाबाद में, नैनी के इलाहाबाद जेल में फांसी की सजा दे दी गई थी। ये इलाहाबाद में ही है, नैनी एक जगह है। उसके बाद राजेंद्र लहारी, इन्हें गोंडा में फांसी की सजा दे गई थी। गोंडा भी दोस्तों यूपी में ही है और कानपुर के आसपास पड़ता है, ठीक है। तो इन सभी लोगों को अलग अलग जगह फांसी की सजा सुनाई गई थी काकोरी कांड या ककोरी एक्शन प्लान के कारण, ठीक है, जिसे एचआरए के सदस्यों इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन अख्तर और राजेंद्र लहारी, इन सभी लोगों को फांसी की सजा होती है। आपको मेनली याद रखना है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी का इसमें फांसी जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो गोरखपुर में, ठीक है। एचआरए की स्थापना देख लिए 1924 ईस्वी में, कहाँ पे, तो कानपुर में। 3 लोग इसके सदस्य थे, इसको भी याद रख लेंगे, ठीक है। अब इसमें जो इनके द्वारा जो अंजाम दिया गया था तो 9 अगस्त 1925 को, डेट याद रखना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। काकोरी एक कांड या एक्शन प्लान पूछ देता है कि कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 में। और इस कांड में दोस्तों किन किन लोगों को फांसी की सजा हुई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी होता है, अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल में, रोशन लाल को नैनी इलाहाबाद जेल में और राजेंद्र लहारी जी को दोस्तों गोंडा में फांसी की सजा सुनाई जाती है इसके बाद, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और लोग रहते हैं जो कि है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जिनको आप लोग देखे होंगे मूंछों पे ताव देते हुए, इनकी फोटो आप लोग काफी बार देखे होंगे। तो ये चंद्रशेखर आजाद काफी चतुर थे और वो ये यहाँ से भेष बदलकर भागने में सफल हो जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों चंद्रशेखर आजाद यहाँ से भाग जाते हैं और इनके बाद 1928 ईस्वी में फिर से सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। यह है दोस्तों HSRA और HRA हम लोग ऊपर पढ़े हैं। HRA की स्थापना 1924 ईस्वी में हुआ था सचिन नारसन्याल लोगों के द्वारा, 3 लोग थे उसमें। और HSRA की बात करें जिसमें इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें केवल सोशलिस्ट लगा दिया गया है। और इसकी जो स्थापना हुई ये सितंबर 1928 ईस्वी में हुई। इसके जो संस्थापक सदस्य थे इसमें देखिए भगत सिंह जी, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा और चंद्रशेखर आजाद। मेनली दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में ही ये होता है। चंद्रशेखर आजाद जो कि HRA के भी सदस्य थे, वो HSRA के भी संस्थापक सदस्य बनते हैं। और इसमें मेनली भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा और चंद्रशेखर आजाद जी शामिल थे। इसकी जो स्थापना होता है तो HSRA की जो स्थापना होता है दोस्तों, इसकी जो स्थापना होता है वो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है वहीं पर HSRA की स्थापना होती है। तो HSRA की स्थापना पूछे तो दिल्ली में और HRA की स्थापना पूछे तो कानपुर में, ठीक है। तो दोनों को आप लोग याद रखने, दोनों में डिफरेंस आप लोग को पता है, आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। HRA पूछे तो इसकी स्थापना 1924 में और HSRA पूछे सोशलिस्ट लगा रहे तो फिर हम 1928 मारेंगे, ठीक है। संस्थापक सदस्य भी देख लिए HSRA के भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा और चंद्रशेखर आजाद जी, ठीक है। कहाँ पे हुआ था तो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों 1928 ईस्वी में क्या होता है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है। साइमन कमीशन वैसे हम आगे सेपरेटली भी पढ़ेंगे, लेकिन बात करने वाले हैं चूंकि यह HSRA से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का आगमन होता है, जिसमें भारत में संविधान निर्माण के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है, जिसके नेतृत्व जो कर रहे थे वो साइमन के द्वारा
किया जा रहा था, इसलिए इसका नाम है साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन जो है दोस्तों 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा था और इसके विरोध में भारत में विरोध हुआ और इसी विरोध में क्रम में क्या होता है, लाला लाजपत राय जो कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, इन पे लाठीचार्ज किया जाता है और लाठी की ऐसी मार पड़ती है इनको कि ये बीमार पड़ जाते हैं और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो पूछा जाता है साइमन कमीशन के विरोध करते हुए कौन किसे मृत्यु हो गई थी, तो लाला लाजपत राय को लाठी के चोट के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है तो इनका बदला लेने के लिए जो HSRA के सदस्य थे उन लोगों ने इनके बदला लेने का ठानी और इनको बदला लेने के लिए दोस्तों 17 दिसंबर 1928 को सांडर्स की हत्या कर दी जाती है और बदला लेने के लिए। और इसमें हत्या जो किया जाता है भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, ये 3 लोग मिलके सांडर्स की हत्या करते हैं और और लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हो जाती है उसका बदला लेते हैं। ठीक है, 1928 ईस्वी में ही। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1929 ईस्वी में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को क्या होता है कि भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानमंडल में एक बम फेंका। केंद्रीय विधानमंडल में जाके बम फेंकते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ये लोग दोस्तों जहां पे आदमी लोग बैठे हुए थे वहां पे बम न फेंक कर एक खाली जगह खोज के बम फेंकते हैं ताकि किसी को हानि ना हो और सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाया जा सके। ठीक है, विधानमंडल में बम फेंकता है और उस समय दोस्तों विधानमंडल में पब्लिक सेफ्टी बिल पर और उस समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका जाता है उस समय विधानसभा में किस पर बहस चल रही थी, तो पब्लिक सेफ्टी बिल पर और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी। और भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाते हैं। ठीक है, बम फेंकते हैं और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है भगत सिंह जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद एक बुक की बात करें जिसमें इनकलाब की चर्चा की गई है। सबसे पहले तो बंग ए दर्रा एक किताब है जिसके लेखक हैं मोहम्मद इकबाल जो है इसके लेखक हैं और इसी में सर्वप्रथम इनकलाब शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पूछा जाता है इनकलाब शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। उनका बुक है बंग ए दर्रा में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसको भी याद रखना है। और भगत सिंह जी के बारे में पता ही है कि केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकते हैं और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। ठीक है, कौन से बिल पे चर्चा हो रहा था बम फेंके, तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ठीक है, साथ ही दोस्तों अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल KP सक्सेस जोन में जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाएंगे और जो चैनल का यूट्यूब चैनल का नेम है केवल वही सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें दोस्तों तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है और इन लोगों को जो फांसी होता है लाहौर षड्यंत्र केस में। तो पूछा जाता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो फांसी होती है वो कब होती है, तो 23 मार्च 1931 को इन तीनों लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है अंग्रेजों के द्वारा और इनको जो सजा होती है लाहौर षड्यंत्र केस में होती है। ठीक है, डेट आप लोग याद रखेंगे 23 मार्च 1931, कई बार डेट एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 27 फरवरी 1931 इसमें पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद जी खुद को गोली मार लेते हैं। 27 फरवरी को एक और दुखद घटना होती है कि चंद्रशेखर आजाद 1931 में ही, तो देखिए भगत सिंह के फांसी होने से पहले 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी होता है और उससे पहले ही चंद्रशेखर आजाद की मुठभेड़ होती है पुलिस के साथ। ये मुठभेड़ जो होता है इलाहाबाद में एक अल्फ्रेड पार्क है और वहाँ पे अगर जाएंगे तो अभी भी उन्हीं के नाम पे ये पार्क बनाया गया है और आगे उनका मूर्ति भी लगाया गया है जिसमें मूंछ पे वो ताव दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी। इसी पार्क में दोस्तों पुलिस के साथ मुठभेड़ हो जाता है चंद्रशेखर आजाद जी का और मुठभेड़ में जब अंतिम गोली बचता है तो कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद दुश्मनों की गोली या अंग्रेजों की गोली खाने से बेहतर समझते हैं, वो खुद की गोली से मतलब खुद से अपने आप को गोली मार लेते हैं। और जब अंग्रेज को फिर भी विश्वास नहीं होता है और जब वो उनके पास आते हैं तो कई राउंड गोली फायरिंग की जाती है चेक करने के लिए कि वो कहीं जिंदा तो नहीं है। इतने डरते थे चंद्रशेखर आजाद जी से अंग्रेज। ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु पूछा जाता है कहाँ हुई थी, तो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। ठीक है, मेनली यही पूछा जाता है, इसमें नहीं पूछा जाएगा आपको
यूपी स्पेशल में पूछ सकता है इस केस भी, लेकिन याद रखिएगा 1931 में चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु हो जाती है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों इंडियन रिपब्लिक आर्मी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इसका जो स्थापना किया जाता है बंगाल में, और किनके द्वारा, तो सूरसेन के द्वारा। तो पूछा जाता है कि इंडियन रिपब्लिक आर्मी का जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो सूरसेन जो है इंडियन रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक थे। और इसकी जो स्थापना की जाती है कहाँ की जाती है, तो बंगाल में। 18 अप्रैल 1930 को यही इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो है स्थापना हो जाता है। तो उसके बाद 18 अप्रैल 1930 को चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा, मतलब चटगांव ये बंगाल में एक जगह है चटगांव, और वहां पे पुलिस का शस्त्रागार जहां पे पुलिस का सैन्य सामान रखा गया था, बारूद, गोले और बंदूक रखे गए थे, उस पे कब्जा कर लेती है इंडियन रिपब्लिक आर्मी, जो कि किसके द्वारा स्थापना किया गया रहता है, सूरसेन जी के द्वारा। और उन्होंने दोस्तों यहाँ पे जितने भी हथियार थे उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम कहा गया चटगांव शस्त्रागार कांड। ठीक है, और इस घटना के बाद सूरसेन जी को क्या होता है कि फांसी की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, सूरसेन जी को क्या होता है, फांसी की सजा सुना दी जाती है। ठीक है, तो पूछा जाए कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो सूरसेन के द्वारा। कहाँ पे, तो बंगाल में। और ये भी पूछा जाता है चटगांव शस्त्रागार की घटना कब हुई थी, तो 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये हुआ था। ठीक है, चलिए अब दो पत्रिका है जो आपको याद रखना है। पहला है बंदी जीवन। बंदी जीवन, इसके लेखक है सचिंद्रनाथ सन्याल। ये वही है दोस्तों जिन्होंने HRA की स्थापना किए थे और स्थापना सदस्य में से थे सचिंद्रनाथ सन्याल, जिन्होंने बंदी जीवन की पत्रिका है जो जिसके लेखक थे। ठीक है, साथ ही दोस्तों फिलॉसफी ऑफ बम, इसके लेखक जो है भगवती चरण बोहरा। इन देख रहे हैं फिलॉसफी ऑफ बम, मतलब बम कैसा बनाया जाए, उस पर फिलॉसफी के लिए कैसे किया जाए, ये भगवती चरण बोहरा जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद अगला बात करेंगे एक बीना दास जी हैं, इनको भी याद रखना है। ये 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह, मतलब डिग्री समारोह हो रहा था, कहाँ पे, कलकत्ता में। वहाँ पे क्या करते हैं, गवर्नर पर गोली चला देते हैं, गवर्नर पे गोली चला देते हैं बीना दास। तो इनको भी याद रखना है बीना दास को। ठीक है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, कभी कभी डीपली पूछ देता है, तो आपको याद होना चाहिए कि बीना दास कौन थी, या फिर कौन ऐसी महिला थी जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के दौरान गवर्नर पर गोली चलाई थी, तो बीना दास। ठीक है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन आपको एग्जाम में परेशान कर सकता है, तो आपको इसको भी देख के जाना है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन के बारे में हम लोग थोड़ा पीछे पढ़े हैं। साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को, और ये जो हुआ था यूके लंदन में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम लंदन में। और इसके जो अध्यक्ष थे जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। और इसमें दोस्तों एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। साइमन कमीशन का गठन भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था लागू करने के लिए किया गया था, लेकिन इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया जाता है, जिसके कारण भारतीय इसका विरोध करते हैं और इसे श्वेत कमीशन कहकर बुलाते हैं कि जो साइमन कमीशन है ये गोरों का कमीशन है। इसमें एक भी सभी सदस्य जो है वो अंग्रेज है, भारतीयों को शामिल नहीं किया गया है। चूंकि भारत की बात की गई है, भारत पे नीति निर्माण की बात है, और इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण इसका विरोध हुआ। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचता है, और ये भारत में सबसे पहले बंबई पहुंचता है, और 27 मई 1930 को इसका रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। तो पूछा जाए कि साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब प्रकाशित किया जाता है, तो 1930 ईस्वी में। ठीक है, 27 मई को भारत में इसका भारी विरोध होता है, या फिर विरोध समझ लीजिए। ठीक है, इसको काट के विरोध लिख दीजिएगा। भारत में इसका काफ़ी विरोध होता है, और इसी विरोध के क्रम में एक व्यक्ति हैं लाला लाजपत राय, जिनको लाठी से मार पड़ती है और इनकी मृत्यु हो जाती है, इसी के विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान किसकी मृत्यु हो जाती है लाठी लगने से, तो लाला लाजपत राय की। ठीक है, चलिए अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 ईस्वी में आया था, और इसमें भारत सचिव लॉर्ड ब्रैंकहेड के द्वारा बोला जाता है भारतीयों को एक संविधान बनाने की चुनौती दी जाती है। ठीक है,
जो ऐसा भारतीयों को एक चुनौती दिया जाता है कि आप ऐसा एक संविधान तैयार करो जिसको सभी दल मानने को तैयार हो जाए, ठीक है, भारत सचिव लॉर्ड बेकनहेड के द्वारा। और इसी के लिए दोस्तों मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय टीम का गठन किया जाता है और इनके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। इसी रिपोर्ट को दोस्तों नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है और 10 अगस्त 1928 को यह रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। इस रिपोर्ट में दोस्तों 19 मूल अधिकारों को प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। तो पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष किसके नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट बनाया गया था, तो मोतीलाल नेहरू। या पूछे नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो मोतीलाल नेहरू से। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू भी आपको ऑप्शन में रहेगा और आपको ऑप्शन में यहाँ मोतीलाल नेहरू टिक करना है नेहरू रिपोर्ट से। तो नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित है पूछ देता है, तो मोतीलाल नेहरू से, ठीक है। इसमें 9 सदस्य और थे और इन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित किया था 10 अगस्त 1928 को, जिसमें 19 मूल अधिकार को प्रतिपादित किया गया था। भारतीयों के रिलेटेड जो मूल अधिकार है भारतीयों के, उसको बात किया गया था, प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। तो ये है नेहरू रिपोर्ट। आपको डायरेक्ट यही पूछ दिएगा कि नेहरू रिपोर्ट से किसका संबंध है, ठीक है, और कब प्रकाशित किया गया था, तो 1928 ईस्वी में। डेट नहीं रहेगा, बस ईस्वी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करेंगे, अगला है लाहौर अधिवेशन। वैसे तो हम इसको कांग्रेस का जब अधिवेशन पढ़े पिछले वीडियो में तो वहां पे हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अब एक लाइन से चल रहा है ईस्वी वाइज, तो इसको भी कवर करेंगे और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में होता है और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन होता है और 31 दिसंबर 1929 को इस अधिवेशन में रावी नदी के तट पे, रावी नदी जो कि लाहौर में ही दोस्तों रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था। तो पूछा जाए कि सबसे पहले तिरंगा झंडा कब फहराया गया था, नेहरू जी के द्वारा फहराया गया था रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है। किस अधिवेशन के दौरान, तो लाहौर अधिवेशन के दौरान। अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद दोस्तों 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया जाता है इसी अधिवेशन में और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। और इसी के कारण हम लोग जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं वो 26 जनवरी को मनाते हैं प्रत्येक शब्द। ये जो डेट लिया गया है 26 जनवरी का वो यहीं से लिया गया है, क्योंकि लाहौर अधिवेशन के बाद इसी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, ठीक है। और ये मनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, ठीक है। और इसी दिन दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। तो पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन के दौरान, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने यहाँ तक कवर किया और 26 जनवरी 1930 तक, मतलब कि जनवरी 1930 तक हमने कवर कर लिया है, जिसमें लाहौर अधिवेशन पर हैं। अगले वीडियो में हम 1930 ईस्वी में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन को, 30, 31, 32 में होता है गोलमेज सम्मेलन, तो गोलमेज सम्मेलन, साथ ही दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 ईस्वी में गांधी जी के शुरुआत की जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे और आज़ादी तक हम लोग इसी क्रम में बढ़ते चलेंगे। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग का भी हेल्प हमें मिले और हमारा भी हेल्प आपको मिलता रहे चैनल के माध्यम से। तो ठीक है, आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। थैंक यू।